महादेव बच्चों। तो आज के वीडियो में मैं बात करूंगा दो वेक्टरों के क्रॉस प्रोडक्ट की, या जिसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की। इसके मायने क्या हैं? पिछले वीडियो में, मीन्स इससे दो वीडियो पहले, मैंने बताया था कि दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स इंटरेक्ट कराते हैं, तो कुछ केसेज में रिजल्ट स्केलर आता है, कुछ केसेज में वेक्टर आता है। क्यों आता है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, ये सारी बातें इस वीडियो के पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। इसका लिंक आपको मिल जाएगा। अब हम उस पर नहीं जाएंगे। आज हम बात करेंगे कि जब दो वेक्टरों को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट एक वेक्टर आता है, और उसे बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो इस पर हम डिटेलिंग करेंगे। तो मैं लिख रहा हूं CROSS क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसके मायने क्या है? कहीं कहीं क्रॉस को लिख देते हैं वेक्टर भी, तो मैंने लिख दिया वेक्टर, या यूं समझो कि क्रॉस एक ही बात है। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये है क्या, जरा इसे समझो। तो मैं इसे मिटा रहा हूं क्योंकि सारे डिस्कशन इसी पर होना है। तो देखो, मान लो बेटा, ये दो वेक्टर्स हैं, एक ए है और दूसरा ये बी है, और ये सपोज करो कि दोनों वेक्टर पॉइंट ओ पर एक साथ एक्ट कर रहे हैं और थीटा इनके बीच का एंगल है। जैसा मैंने एक दो वीडियो में बताया है कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल वो होता है जो इस पॉइंट पर बनने वाला दो एंगल में छोटा होता है। तो एक एंगल ये हो गया, दूसरा ये हो गया। दिस इज स्मॉलर एंगल, सो दिस एंगल विल बी टेकन एज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स व्हिच आर एक्टिंग एट पॉइंट ओ। तो ये थीटा इनके बीच का एंगल है। अब इनके क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं? तो लिख दिया है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी हो जाएगा बेटा फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के लिए दो तरीके हैं। अगर एरो लगाते हैं तो दो लाइन खींचेंगे, जिसको मॉडुलस बोलते हैं। एक ही तरीका है मैग्नीट्यूड को लिखने का। दूसरा ये है कि अगर हम ये मॉड हटा दें तो एरो भी हम हटा दें। तो चलो मैं यूजुअली इसी का यूज कर रहा हूँ। तो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इनके बीच बनने वाले एंगल का साइन थीटा, और यहां लिख दिया एन कैप। एन कैप एक यूनिट वेक्टर है। तो जरा मैं यहां लिख दे रहा हूं आर वेक्टर, और पूरी बात समझो कि दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर ही होता है। डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता था, क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है। तो दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस ब्रैकेट में लिखा जाएगा। ये क्या है? फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इनके बीच बनने वाले एंगल का साइन थीटा इनटू एन कैप। एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो आर वेक्टर की डायरेक्शन को बता रही है, आर वेक्टर के डायरेक्शन को बता रही है। प्रश्न है कि एन कैप की डायरेक्शन है क्या, किधर हम आर कैप की, एन कैप की डायरेक्शन लेंगे। तो इसको बहुत ध्यान से देखो और बार बार इसी का यूज करना। ये राइट हैंड है, ये राइट हैंड है। राइट हैंड को में से इरेक्ट कर लेते हैं, और शुरू में जो लिखा है ये वेक्टर, इसकी तरफ इन चार उंगलियों को ऐसे डायरेक्ट करते हैं, ऐसे रखते हैं कि जब इसको खुले ओर से मोड़ें तो ये चार उंगलियां इसकी तरफ कर्ल हो या टर्न हो, तो उस केस में जो अंगूठा होगा वो एन कैप की या आर वेक्टर के डायरेक्शन को बताएगा। तो देखो, हमने एक यहाँ पर फर्स्ट वेक्टर ए है, हम ए की तरफ चार उंगलियों को ऐसे रख सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि जब इसको कर्ल करेंगे खुले ओर से तो भीतर चला जाएगा, लेकिन हमें मोड़ना है किधर, बी की तरफ, तो ये ओरिएंटेशन ठीक नहीं है। अगर हम ऐसे कर लें तो यूं मुड़ जाएगा, जबकि मोड़ना है बी की तरफ, ये ओरिएंटेशन ठीक नहीं है। यूं कर ले तो ऊपर मुड़ जाएगा, ये ओरिएंटेशन ठीक नहीं है।
तो केवल और केवल एक ही ओरिएंटेशन बनेगा। और उसका तरीका क्या है, मैं फिर से बार-बार कह रहा हूँ, कन्फ्यूज़ मत होना। राइट हैंड लेंगे, 4 उँगलियों को, राइट हैंड की 4 उँगलियों को फर्स्ट वेक्टर की तरफ ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में रखेंगे कि खुले ओर से मोड़ने पर ये उँगलियाँ सेकंड वेक्टर की तरफ मुड़ जाएँ, कर्ल हो जाएँ, ऐसे। ए क्रॉस बी। तो ये जो अंगूठा होगा, ये जो थंब होगा, ये आर वेक्टर की या एन कैप की डायरेक्शन बताएगा। तो इस केस में ये जो मैं बता रहा हूँ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर और एन कैप वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर व्हिच इज ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर्स ए एंड बी। तो ये हो गया एन कैप या आर वेक्टर की डायरेक्शन। अब ध्यान दो कि जो एन कैप है या आर वेक्टर है, ये हमेशा ही इन दो वेक्टरों के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिसमें ये दो वेक्टर लाई करते हैं। तो ये भी बात दिमाग में रखनी चाहिए कि दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है जिसका ये मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन हमेशा ही उस प्लेन के नॉर्मल होगी जिसमें ये दो वेक्टर लाई करते हैं या ये दो वेक्टर मिलकर एक प्लेन बनाते हैं। तो इस केस में ये हो गया एन कैप या आर वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, तो ये भूलना नहीं, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार और, कि जब भी दो वेक्टरों के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालनी है तो यहाँ पर सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा है ए, उसके बाद लिखा है बी, तो हमेशा ही जो फर्स्ट वेक्टर है, राइट हैंड लेंगे, 4 उंगलियों को उसकी तरफ रखेंगे खुले ओर से इस तरीके से कि मोड़ने पर ही इसकी तरफ जाएं, तो जो थंब होगा वो बताएगा आर वेक्टर या एन कैप की डायरेक्शन। तो आर वेक्टर एक वेक्टर है, ए क्रॉस बी आर एक वेक्टर है जिसका ये मैग्नीट्यूड है, और एक यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन को बता रहा है। ये डायरेक्शन हमेशा इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। तो ये हो गया दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन। अब यहां पर बेटा सीक्वेंस मायने रखता है। अगर मैं बी क्रॉस ए लिखूं, अगर मैं बी क्रॉस ए लिखूं तो ये भी एक वेक्टर ही होगा। चलो लिख दिया आर डैश वेक्टर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड, इनके बीच बनने वाले एंगल का साइन थीटा, और मान लो ये हो जाएगा एन डैश कैप, एन डैश कैप। अब इस केस में क्या करेंगे, शुरू का वेक्टर बी है, बाद का वेक्टर ए है, राइट हैंड लिया, अब 4 उंगलियों को बी से ए की तरफ कर्ल करेंगे खुले ओर से। तो देखो बी से एक तरफ खुले ओर से कर्ल किया तो बी क्रॉस से अंगूठा भीतर गया, मीन्स यहाँ पर बी क्रॉस से का डायरेक्शन इनटू द प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड होगी। मीन्स जो एन डैश कैप है एन कैप के जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ ध्यान दो कि सीक्वेंस मायने रखता है। तो इससे एक और बात समझ में आ रही है कि ए क्रॉस बी जो वेक्टर है वो बी क्रॉस से वेक्टर के बराबर नहीं होगा। मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगी। तो इससे ये भी बात पता चली कि दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। मीन्स ए क्रॉस बी बिल्कुल ही बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा। तो बात नंबर 2 कि कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट फॉलो इन द केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन अगर बाहर है, ए क्रॉस बी डायरेक्शन बाहर है तो बी क्रॉस की डायरेक्शन भीतर है, तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाने से ये वेक्टर्स इक्वल नहीं हुए। मैग्नीट्यूड सेम रहा, मैग्नीट्यूड सेम रहा, बी ए को ए भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड सेम रहा, लेकिन एन डैश कैप से जस्ट अपोजिट है। सो क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। ओके, अगर इनको इक्वेट ही करना चाहें, अगर मान लो हम इनको बराबर करना ही चाहें, तो यहां से देखो हमें पता है कि आर डैश की डायरेक्शन आर के अपोजिट है, या बी क्रॉस ए की डायरेक्शन ए क्रॉस बी के अपोजिट है। तो अगर हम इनको लिखना ही चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल्स माइनस बी क्रॉस ए। ये फॉलो हो सकता है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हो गया बी साइन थीटा, बी क्रॉस ए का भी मैग्नीट्यूड हो गया ए बी साइन थीटा, बी ए साइन थीटा, बात एक ही है, और इसकी डायरेक्शन अगर इधर है तो ये माइनस बता रहे, डायरेक्शन भीतर होगी। तो इस हिसाब से ये भीतर होगी, एक माइनस कर दिया, मीन्स दोनों को हमने सेम कर दिया। तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए के माइनस बी क्रॉस ए के अपोजिट हो गया।
देखो बी क्रॉस से भीतर होगा, माइनस किया तो बी ये हो जाएगा बाहर, और ये तो बाहर था ही, तो इस हिसाब से ये रिलेशन होल्ड करता है। लेकिन अगर हम लिखना चाहें कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल हो गया, तो ये रिजल्ट होल्ड नहीं करता है, क्योंकि वैल्यू तो सेम है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ओके, हम और आगे बढ़ें उसके पहले एक चीज़ और बता दें, हालांकि मैं उसे प्रूफ नहीं करूंगा, सिलेबस में है नहीं, अब आता नहीं है, मैथ्स का हिस्सा है, कि इच्छा तो थी कि प्रूफ कर दें, टाइम लगेगा, कोई फायदा है नहीं, कि वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, लेकिन वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। मतलब अगर 3 वेक्टर हैं ए बी सी, तो हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस सी बराबर ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। मीन्स ये रिजल्ट होल्ड करता है, ये डॉट प्रोडक्ट में भी होल्ड करता था और ये क्रॉस प्रोडक्ट में भी होल्ड करेगा। तो वेक्टरों का जो 3 वेक्टर हैं उनमें जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब आगे बढ़ने के पहले वैसे बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ और इसका जवाब आप घर पर तलाश करना, और देखो मैं दे रहा हूँ। मान लो ये तुम्हारा रूम है, ये जहाँ मैं खड़ा हूँ ये रूम है, इस रूम में मेरे लिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फॉर मी इन दिस रूम दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। अगर मैं कहूँ कि हमारे पास 2 वेक्टर हैं ए और बी, ए नॉर्थ के डायरेक्शन में है और बी मान लो कि वेस्ट के डायरेक्शन में है, या चलो ईस्ट के डायरेक्शन में है, तो ए वेक्टर ए के डायरेक्शन में है, नॉर्थ के डायरेक्शन में है, बी वेक्टर ईस्ट की डायरेक्शन में है, कुछ ऐसे। एक ये वेक्टर हो गया नॉर्थ के डायरेक्शन में, ये उंगली समझो कि दूसरा वेक्टर है ईस्ट के डायरेक्शन में। कोई पूछे कि ए क्रॉस बी के डायरेक्शन बताओ, ए क्रॉस बी के डायरेक्शन बताओ, ए इज इन नॉर्थ एंड बी इज इन ईस्ट। हम क्या करेंगे, राइट हैंड लेंगे, 4 उंगलियों को पहले अगर इधर रखेंगे तो गलत तरीका होगा, क्योंकि मोड़ना खुले और से तो मुड़ेगा इधर, सेकंड वेक्टर तो मोड़ना है, सेकंड वेक्टर तो इधर है, तो ये ओरिएंटेशन ही गलत बना। अगर मैं यूं मोड़ता हूं तो गलत है, क्योंकि सेकंड वेक्टर तो इधर है। अगर मैं ऐसे मोड़ता हूं तो गलत है, सेकंड वेक्टर तो किधर है, इधर है। तो आप जब क्लू लोगे, ट्रायल एंड एरर मेथड से का यूज करोगे, तो एक ही ओरिएंटेशन बनेगा कि 4 उंगलियों को हमें ए से एक तरफ ऐसा रखना है कि खुलों से मुड़ेंगे बी की तरफ जाएगा, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। तो ए क्रॉस बी, अंगूठा नीचे गया, तो यहाँ पर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन एक वेक्टर हो गया, ए क्रॉस बी का वेक्टर हो गया जिसका डायरेक्शन डाउनवर्ड से टुवर्ड्स द अर्थ है। तो बेटा ऐसे राइट हैंड का यूज करते हैं, और आप प्रैक्टिस करोगे तो आगे चीजें और समझ में आएंगे। ओके, थोड़ा आगे चलते हैं। अब मान लो कि मैं फिर से इस रिजल्ट को लिख दे रहा हूं, ये ए हो गया, ये बी है, ये थीटा है, और आर एक वेक्टर हो गया ए क्रॉस बी, और इसमें लिख दिया हमने ए बी साइन थीटा एन कैप। चलो मैं काम करें, इस रिजल्ट का यूज हम यहां करें, आई कैप क्रॉस आई कैप। आई कैप क्या है, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, तो इसी से इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिया और इस फार्मूले का यूज किया। तो आई के प्लेस पर जैसे ये ए है, हम इसका मैग्नीट्यूड रखेंगे, तो आई का मैग्नीट्यूड 1 होता है। बी के प्लेस पर आई रखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। कोई वेक्टर खुद से 0 डिग्री का एंगल बनाएगा तो हो गया साइन 0। जैसे देखो ये ए है, ये ए है, सॉरी आई है, ये आई है, तो आई आई से कितना एंगल बनाएगा, पैरेलल है, 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया साइन 0। साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। तो 2 वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट जो कि सेम नेचर के वेक्टर हैं, एक ही डायरेक्शन में लाई कर, सब कुछ आइडेंटिकल है, एक नल वेक्टर होता है। मैग्नीट्यूड 0 होगा, डायरेक्शन फिक्स नहीं होगी, हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया। तो आई क्रॉस आई हो गया एक नल वेक्टर या 0 वेक्टर। सिमिलरली जे क्रॉस जे हो जाएगा, के क्रॉस के हो जाएगा। तो एक फार्मूले को याद रख लो, एक फार्मूले को याद रख लो, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आर वेक्टर बराबर ए क्रॉस बी एंड ए बी
साइन थीटा एन कैप, ये बार बार ये रहेगा। तो फार्मूला हो गया कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के इज ए नल वेक्टर, मैग्नीट्यूड इज 0 एंड डायरेक्शन इज नॉट स्पेसिफाइड। नल वेक्टर के बारे में मैंने पिछले कई वीडियो के पहले बताया है। तो बेटा इस रिजल्ट को आप याद रखो, ओके। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं, आप उतार लेना। अब देखो, अगर मैं बात करूं आई क्रॉस जे कैप की, तो देखो ये आई क्रॉस हो गया एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और जे कैप हो गया प्लस वाई की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। अगर आई क्रॉस जे करें तो हम आई के प्लेस पर इस हिसाब से लिखेंगे 1, जे के हिसाब से लिखेंगे ये भी यूनिट वेक्टर है 1, और आई और जे के बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो लिख दिया साइन 90। और जहां तक एन कैप की बात है, फिर हम राइट हैंड लेंगे, 4 अंगुलियों को आई से जे की तरफ, यहां सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, आई से जे की तरफ मोड़ा, अंगूठा इधर है, तो ये हो जाएगा एन कैप। और ये डायरेक्शन हो गई के की, ये आई कैप, जे कैप और जेड की प्लस एक्स प्लस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो जाएगा के कैप, तो यहाँ लिख दिया हमने के कैप। अब देखो साइन 91 होता है, ये 1 होता है, तो पूरा हो गया के कैप। तो आई क्रॉस जे मिल गया आपको के कैप। अगर हम जे क्रॉस आई करते तो डिटेल नहीं कर रहा हूँ, जे क्रॉस आई करते अंगूठा भीतर जाता है, ये माइनस के कैप कहलाता है, मीन्स जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, माइनस के कैप हो जाएगा। वैसे ही आई क्रॉस जे हो गया तो जे क्रॉस के क्रॉस आई कर लेंगे। तो सिंप्लिसिटी के लिए, चीज़ों को थोड़ा याद करने के लिए, एक हम उस फेमिलियर ट्रिक का यूज कर रहे हैं जो आप ऑलरेडी जानते हो या पढ़ लोगे, कि जब हमें क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शन बतानी है आई जे के वाला, तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल बना लिए, ट्रायंगल में एरो, सारा एरो एक ही ओरिएंटेशन रखो, जैसे एंटी क्लॉकवाइज हो गया या सभी क्लॉकवाइज होते। यहां लिख दिया आई कैप, यहां लिख दिया जे कैप, और यहां लिख दिया के कैप। अब कोई बोले कि आई क्रॉस जे क्या होगा, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा, तो आई कैप क्रॉस जे कैप, आप एरो के डायरेक्शन में चल रहे हो, थर्ड साइड आपको उसी डायरेक्शन में लगी के कैप, मैं लिख दिया के कैप। कोई बोलता जे क्रॉस के क्या होगा, तो जे से के गए, हमने लिख दिया जे क्रॉस के कैप क्या होगा, तो जे से के गए, थर्ड साइड मिल गया आई कैप एरो के डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा के कैप। सॉरी सॉरी जे क्रॉस के सॉरी आई कैप हो गया, ये आई कैप हो गया, जे क्रॉस के आई कैप हो गया। अब आई क्रॉस जे के कैप हो जाता, या तुम्हारा जे क्रॉस के आई कैप हो गया, के क्रॉस आई जे कैप हो जाता। तो ऐसे हम एक फार्मूला याद रखें कि हमने एक ट्रायंगल बना लिया, यहाँ लिख दिया आई कैप, जे कैप, के कैप, और ओरिएंटेशन एक ही रखा, सभी एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, या सभी क्लॉकवाइज चलते तो भी बात वही होती। और हमने कहा कि आई क्रॉस जे क्या होगा, तो हम एरो डायरेक्शन चलना, तो हो जाएगा थर्ड साइड के कैप, जे क्रॉस के क्या हो जाएगा आई कैप, के क्रॉस आई क्या कैप क्या हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा। अगर उल्टा चलते, जैसे के क्रॉस जे चलते, तो हम एरो को उल्टा चल रहे, तो हम आई नहीं बल्कि लिखते हैं माइनस आई। तो अगर हम देखें कि के क्रॉस जे क्या होगा, के क्रॉस जे क्या होगा, तुम एरो को उल्टा चल रहे हैं, थर्ड साइड मिल रही है आई, तो हमने लिख दिया माइनस आई, क्योंकि वी आर मूविंग जस्ट अपोजिट टू द एरो। तो अगर एरो के डायरेक्शन में चलने पर हमें रिजल्ट निकालना होगा, तो थर्ड साइड रिजल्टेंट को बताएगा, एरो को उल्टा चलने पर भी थर्ड साइड रिजल्टेंट को बताएगा, बस साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो ये फार्मूला काफ़ी हेल्पफुल होता है डायरेक्शन निकालने के लिए। अब हमें ये चाहिए कि मैं क्वेश्चन लूँ, और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उनकी अप्रोच क्या होती है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, तो इसको जरा मैं क्लियर करूँ। ओके, तो बेटा एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे देखो मैं लिख रहा हूँ वेक्टर ए बराबर 2 आई कैप प्लस
3j कैप प्लस 4k कैप। फिर मैं अगला वेक्टर लिख रहा हूं, वेक्टर b बराबर 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। इतना मैंने लिख दिया। अगर कोई हमसे कहे, आपसे पूछे कि a क्रॉस b जो कि एक वेक्टर ही होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? a क्रॉस b की वैल्यू क्या होगी? तो इस a क्रॉस b को निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका जो हमने भी बताया है, थोड़ा लेंदी है, लेकिन पहले उसे यूज करेंगे, फिर दूसरे तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिख दिया a क्रॉस b, हमने लिख दिया a क्रॉस b और a के प्लस में लिखा 2i कैप 3j कैप 4k कैप क्रॉस 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ये रख दिया। अब जैसे हम कॉमन मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे करेंगे, मीन्स इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, फिर ये इससे होगा, 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 ये इससे होगा। और ध्यान दो, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट टर्म इसका आएगा तो सेकेंड टर्म इस वेक्टर का आएगा। तो मैं उस हिसाब से कर रहा हूँ, सीक्वेंस उल्टा हो जाएगा, सारी बातें गलत हो जाएंगी। तो हमने पहले 4i को मल्टीप्लाई किया 2i से, तो हमें मिल गया 2i कैप प्लस 4i कैप, लिख दिया भाई। फिर 4i से 3j को किया तो हो जाएगा 3j कैप क्रॉस 4i कैप, लिख दिया। फिर 4 से 4 को किया तो 4k कैप क्रॉस 4i कैप। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, हमेशा जब पहला वेक्टर a है, दूसरा वेक्टर b है, तो मल्टीप्लिकेशन में भी फर्स्ट टर्म इसका आएगा, सेकंड टर्म इसका आएगा। तो 2i 4j, 2i 4i, 3j 4i और 4k 4i प्लस, अब देखो ये 3j लेंगे और पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i क्रॉस 3j कर दिया। फिर 3j क्रॉस 3j, 3j क्रॉस 3j कर दिया भाई, प्लस 4k क्रॉस 3j प्लस 4k क्रॉस 3j, ये कर दिया। लास्ट में अब आता है तुम्हारा 2k, तो 2k से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i क्रॉस 2k प्लस 3j को 2k से किया, 3j क्रॉस 2k हो गए। फिर बेटा 4k को 2k से किया तो 4k क्रॉस 2k कर दिया। तो देखो ये काफी लंबा चौड़ा है, 9 टर्म आने चाहिए, 9 टर्म आए हैं। अब हम इनको सिंप्लीफाई ऐसे करेंगे कि इनके कोएफिशिएंट्स बाहर ले लो, तो 4 to 8 होता है, तो हो जाएगा 8 i कैप क्रॉस i कैप, i कैप क्रॉस i कैप, इसको हटा दिया। 3 4 होता है 12, लिख दिया। और j क्रॉस i कैप, और ये 4 4 16 हो गया, k क्रॉस i कैप, लिख दिया। 3 2 6 हो गए, i कैप क्रॉस j कैप किया। 3 3 9 हो गया, j क्रॉस j किया, प्लस 4 3 12 हो गया, k क्रॉस j किया। 2 2 4 हो गया, i क्रॉस k किया। 3 2 6 हो गया, j क्रॉस k किया।
4 to 8 हो गया k क्रॉस k के। देखो बेटा थोड़ा लंबा चौड़ा है लेकिन ये है ऐसे ही। अब देखो इसमें रिजल्ट क्या आएगा, इसके लिए ये ट्रायंगल फिर बना लो। ये ट्रायंगल बना लिया, एरो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन लगाया एंटी क्लॉकवाइज, लिखा आई कैप जे कैप के कैप। अब यहां देखो केयरफुली, ये टर्म क्या है, आई क्रॉस आई है। हमने पीछे बताया कि आई क्रॉस आई जीरो वेक्टर होता है, तो जीरो से 8 को मल्टीप्लाई किया तो हम अभी वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं या जीरो वेक्टर लिख दे रहे हैं, ये जीरो वेक्टर हो गया। देखो ये 12 है, ये 12 है, जे क्रॉस आई, तो देखो जब तुम जे क्रॉस आई करोगे तो तुम एरो की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो, तो रिजल्ट हो जाएगा माइनस के, तो ये हो जाएगा माइनस के कैप। तो देखो ये हमने लिख दिया, ये हमने लिख दिया। अब बचता है +16 के क्रॉस आई। तो देखो बेटा के क्रॉस आई में आप एरो के डायरेक्शन में चल रहे हो, तो थर्ड साइड जे हो जाएगी, तो हो जाएगा जे कैप। तो ये खत्म हो गया। अब देखो 6 आई क्रॉस जे, तो 6 को 6 लिखा, देखो आई क्रॉस जे के कहलाएगा, तो सीधे हो जाएगा के कैप, ये आपका खत्म हो गया। ये जे क्रॉस जे 0 हो जाएगा 9, तो ये पूरी चीज जीरो वेक्टर हो गई, तो ये 0 हो गया। यहां देखो ये हो गया 12 और के क्रॉस जे हो जाएगा, देखो के क्रॉस जे में एरो को अपोजिट चलो तो माइनस आई हो जाएगा, तो हो जाएगा 12 माइनस आई कैप, 12 माइनस आई कैप, ये भी खत्म हो गया। ये है +4 आई क्रॉस के, तो देखो आई क्रॉस के में एरो को अपोजिट चलो तो माइनस जे हो जाएगा, तो माइनस जे हो गया, ये खत्म हो गया। ये बचा +6 जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के एरो डायरेक्शन में तो आई हो गया, और लास्ट में ये के क्रॉस के 0 होता है, तो ये पूरा चीज हो गया जीरो वेक्टर। तो अगर इच्छा हो तो आप इसे राइट डाउन कर सकते हो, मैं इसको मिटा रहा हूं ऊपर वाला। चलो देखो, तो देखो बेटा यहां क्या मिला, ये 0 अभी छोड़ दिया फिलहाल, -12 पे हो गया, -12 के 16 जे प्लस 6 के -12 आई, ये 0 हो गया, -12 आई -4 जे प्लस 6 आई, ये रिजल्ट आ गया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो देखो ये है तुम्हारा -12 आई और ये है 6 आई, तो ये दोनों मिलकर हो जाएंगे -6 आई या आई कैप, मैं कैप भूल जा रहा हूं, तो -12 आई 6 आई मिलकर हो गया -6 आई। अब देखो 16 जे 4 जे, तो हो जाएगा 12 जे, -12 के प्लस 6 के, तो हो जाएगा -6 के। तो इस हिसाब से इन दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट ये आ गया। लेकिन ये जो रिजल्ट है ए क्रॉस बी का, जिसे हमने इस अप्रोच से किया, लेंदी तो है, सेफ है, रिजल्ट इतना चलाया, इसी को हम एक दूसरे डिटर्मिनेंट के मेथड से करते हैं। तो जो बच्चे बायो के हैं, जिन्होंने मैथ्स नहीं भी पढ़ा है, तो बड़ा सिंपल है, इस अप्रोच को देखो, इससे रिजल्ट तुरंत चला आएगा और आपको इजियर भी फील होगा। लेकिन बहरहाल रिजल्ट को टैली कराना है, तो पहले मैं इस रिजल्ट को कहीं लिख दे रहा हूं, जिससे कि बाद में दिखा सकूं कि उस मेथड से भी यही आएगा। तो रिजल्ट हो गया, मैं यहां लिख दे रहा हूं कि रिजल्ट हो गया
-6i कैप प्लस, ये थोड़ा नीचे लिख दिया दिखे आपको, तो रिजल्ट हो गया -6i कैप प्लस 12j कैप माइनस 6k कैप। ये रिजल्ट हम दूसरे तरीके से भी ला सकते हैं और वो तरीका मैं बताने जा रहा हूं। देखो, हमने लिखा a क्रॉस b, हमने लिखा a क्रॉस b, a क्रॉस b, और फिर लिख दिया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप क्रॉस 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। एज यूजुअल a क्रॉस b को लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, दो लाइनें ऐसे खींचते हैं, यहां मैं खींच रहा हूं, दो लाइनें ऐसे खींचते हैं। ये डिटरमिनेंट का साइन है, जो मैथ्स में पढ़ोगे, जो नहीं भी पढ़े हैं तो समझो कि दो लाइनें हमने खींचा। यहां लिख दिया i कैप j कैप और k कैप। ध्यान से देखना, i कैप j कैप k कैप। अब शुरू में कौन सा वेक्टर है, a है, तो a वेक्टर के जो i j के कोएफिशिएंट्स हैं वो इसके नीचे पहले लिखे जाएंगे। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, पहले एक ही लिखे जाएंगे। तो i के बगल में 2 है तो ये 2 हो गए, j के बगल में 3 है और k के बगल में ये 4 है। उसके बाद से बाद में b है तो वैसे ही b के हम i j k के कोएफिशिएंट्स लिखेंगे, तो हो जाएगा 4, ये है 3 और ये है 2, लिख दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो पहले क्या है, i है तो लिख दिया i, ब्रैकेट लगा दिया। अब थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। अब i के सामने के कॉलम को और i के सामने के रो को कल्पना में आप गायब कर दो। i के सामने के कॉलम को, i के सामने के रो को आपने इन इमेजिनेशन गायब कर दिया। क्या बचता है, ये बचता है, यही चीज बच जाएगी। अब जो 4 टर्म बच जा रहे हैं उनको ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करो, इनटू नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करो। तो ऊपर से नीचे करेंगे तो हो गया 3 × 2, और हमेशा बीच में माइनस लगाते हैं, एक माइनस हमेशा बीच में लगाते हैं। 3 × 4, ब्रैकेट लगा दी। तो मैं फिर से समझा दूं कि देखो, i लिखा, i के सामने के कॉलम को, i के सामने के रो को गायब कर दिया, ये 4 टर्म बच गए, 3 4 3 2। अब जो बचता है उसको डायगोनली ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, एक एरो लगा दिया, फिर नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में माइनस रखते हैं। तो ये हमने कर दिया। ओके बेटा, अब देखो इसके बाद हमने लिखा प्लस माइनस जे। ध्यान दो, यहाँ i लिखा तो ये प्लस जे नहीं होगा, माइनस जे होगा। प्लस जे हो सकता है तो वहां पर सीक्वेंस उल्टा लेना होगा, मैसी चीज आपको प्रॉब्लम पैदा करेगी। तो जैसा मैं कह रहा हूँ आप इसका यूज करो कि यहाँ i तो लिखा प्लस साइन के साथ, यहाँ लिखेंगे j माइनस साइन के साथ। अब वही अप्रोच करनी है कि j के सामने के कॉलम को, j के सामने के रो को गायब करो, इसे गायब करो, इसे गायब करो, तो ये बचता है, ये बचता है, ये बचता है। तो ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, तो 2 × 2, बीच में माइनस कर दिया, नीचे से ऊपर 4 × 4। फिर से देखो, j के सामने के कॉलम को, j के सामने के रो को मन में गायब किया, ये 4 टर्म बच गए। फिर हमेशा सीक्वेंस वही रहे, तो ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर कर दिया और लिख दिया। तीसरा बचता है k, अभी फिर प्लस k हो जाएगा, इसको गायब करो, इसको गायब करो। अब क्या बच जा रहा है, 2 3 4 3, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, तो 2 × 3 माइनस 4 × 3, ये हो गया। अब सिंप्लीफाई करें तो ये 6 हो गया, ये -12 हो गया, तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा -6i। अब देखो ये 4 है, ये 16 है, तो हो गया -12, लेकिन यहां माइनस था तो हो जाएगा +12, 12j। ओके,
ये देखो 6 है, ये -12 है, तो हो जाएगा -6k। तो ये a क्रॉस b, जिसको मैंने एक वेक्टर ही माना, इसका रिजल्ट ऐसे चलाया। अब इस रिजल्ट को देखो और इस पुराने रिजल्ट से कंपेयर करो। देखो दोनों सेम है, वहां -6 है, यहाँ -6 है, 12j -6k 6k। तो इसकी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। तो i के लिए किया, j के लिए हम -j कर दिया, फिर k को प्लस किया और सामने का कॉलम रो गायब करके जो बचता ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, यही रिपीटेशन किया। इससे रिजल्ट इन शॉर्ट तुरंत चलाता है। तो ये हो गया बेटा। इस अप्रोच का हम आगे यूज करेंगे। ये वाला लेंदी अप्रोच है, रिजल्ट तो आएगा आई जे के वाले तरीके से, बट इट विल टेक टाइम। तो हम बार बार इसी का यूज करेंगे। होपफुली ये बात समझ में आई होगी। अगर इच्छा हो तो आप इसे उतार लो वीडियो को पॉज करके। ओके, मैं चलता हूं आगे। अब देखो, क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल एक और काम के लिए करते हैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मान लो, अभी भूल जाओ, एक ट्रायंगल मैंने माना, ये ट्रायंगल है ABC। कोई बोले इसका एरिया निकालो, इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, तो बड़ा सिंपल है। अगर ये हाइट दी गई हो और बेस की लेंथ दे दी गई हो, तो सीधे AH/2 हो जाएगा, बेस इंटू हाइट बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब एक काम करते हैं, अगर कोई आपसे बोले कि दो वेक्टर हैं, एक BC है और एक BA है, BC A वेक्टर है और BA B वेक्टर है, तो इनसे बनने वाले, इन दो वेक्टरों को कंटेन करने वाले ट्रायंगल का एरिया निकालो। तो देखो, ट्रायंगल का एरिया तो ये हो जाएगा A इंटू H/2, जैसे मैंने लिखा है। लेकिन अगर हम इसको लिखें A क्रॉस B या लिखें B क्रॉस, एक ही बात है। अच्छा देखो, ये अगर ये थीटा है, ये B वेक्टर है, तो ये हो जाएगा B cos थीटा और H हो जाएगा B sin थीटा। कंपोनेंट लेना मैंने पीछे आपको बताया है। तो अगर इसकी लंबाई B के बराबर है, तो ये हाइट इतना हो गया B cos थीटा और ये हो गया B sin थीटा। अब देखो, एरिया हमने बताया कि एरिया हो जाएगा A, और अब H की प्लस बेटा लिख रहा हूं B sin थीटा बाई 2। लेकिन आपको पता है कि AB sin थीटा होता है A क्रॉस B का मॉड की वैल्यू, और ये हो जाएगा बाई 2। तो बड़ा ही सिंपल हो गया कि अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि दो वेक्टर A और B एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, या कुल मिलाकर इनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया निकालो, तो हम डायरेक्शन की बात ही नहीं करेंगे, हम वैल्यू की बात करेंगे। तो सीधे हमने इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, उसे हाफ कर दिया, तो एरिया चलाया। तो एक फार्मूला हो गया। फार्मूला क्या हो गया कि इफ टू वेक्टर्स A एंड B are acting at point B or any point and they are forming a triangle, what should be formula for their area? तो formula will be mod of cross product of these two adjacent vectors by 2। तो इस पर हम क्वेश्चन लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। आखिरी, अगर कोई पैरेललोग्राम बनता है, सपोज ये पैरेललोग्राम है, थोड़ा अच्छा बना दें। ये पैरेललोग्राम है और ये साइड है A के बराबर, ये साइड है B के बराबर, या यूं कहें कि दो वेक्टर A और B पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स हैं। तो पैरेललोग्राम का एरिया बताओ। तो पैरेललोग्राम के एरिया का फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट। इसको अगर हमने h कहा तो हो जाएगा A इंटू एच। लेकिन ध्यान दो, अगर ये एंगल थीटा है तो h हो जाएगा पीछे की तरफ B साइन थीटा। तो हमने लिख दिया A B साइन थीटा, और जैसे पीछे बताऊं ये हो जाएगा
ए क्रॉस बी। तो एक फार्मूला निकला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कि अगर दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को बता रहे हैं तो उस पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा उन वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के मॉड के बराबर, मॉड के बराबर। बेटा हमने जानबूझकर इसमें कुछ पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स नहीं लिए, सिर्फ थ्योरी बताया। अब जो अगला वीडियो होगा उसमें बिल्कुल ही जितनी बातें मैंने इसमें बताई हैं उन पर हम न्यूमेरिकल्स लेंगे और मैं भी ये 2 वीडियो तक जाएगा। इसके बाद मैं मानूंगा कि मैंने काम भर क्रॉस प्रोडक्ट बता दिया। बेटा आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करो, सब्सक्रिप्शन बहुत कम है जब से ये नया वीडियो बना है। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए महादेव।